अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाह। हम डेफिनेशंस में हैं। अब गुड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। मिसाल के तौर पे मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। यानी गुड में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इमूवेबल नहीं, मूवेबल। इस वर्ड पे आपने गौर करना है और इसे याद रखना। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड से मुराद है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम नहीं आएंगे उस गुड में, जैसे मनी हो गई, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज़। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है, आसान सी। ये किसी ने पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे है टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड क्या होता है? टैक्सेबल गुड मीन्स ऑल गुड अदर देन दोज विच हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में ना कुछ ऐसी गुड्स हैं मेंशन की गई हैं कि ये गुड्स, इन पे टैक्स नहीं है। ऐसी गुड्स जो सेक्शन 13 के अलावा हैं वो सारी गुड्स टैक्सेबल गुड्स हैं। क्लियर? अब सेक्शन 13 में मिसाल के तौर पे वो है आपकी वेजिटेबल्स हो गई और इसके अलावा एग्स हो गए, इन पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। वो सेक्शन 13 में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसे भी जाके देखेंगे, स्केड्यूल 4 या सेक्शन 13। ठीक है, तो वो सारी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल गुड्स हैं। और टैक्सेबल सप्लाई की आगे डेफिनेशन आएगी, वो भी सेम तरह की है। टैक्सेबल सप्लाई कौन सी सप्लाई? जो अंडर सेक्शन 13 के अलावा जो सप्लाई होती है ना, वो टैक्सेबल सप्लाई होती हैं। अब आगे डेफिनेशन आ रही है टैक्सेबल एक्टिविटी की। ये थोड़ी डिटेल में है, इसे अच्छे से आपने समझना है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। तो आए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटी की तारीफ एक्सक्लूसिव है। सेल टैक्स एक्ट में टैक्सेबल एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट किया गया है। इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, यानी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है चाहे नॉट प्रॉफिट के लिए, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग है हमारी टैक्सेबल, यानी ऐसी एक्टिविटी जो टैक्सेबल है, कि जिस पे टैक्स लग सकता है। ठीक है ना, वो पढ़ रहे हैं हम। एक्टिविटी नहीं पढ़ रहे, हम टैक्सेबल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड हो गई टैक्सेबल एक्टिविटी। इसके अलावा कारोबार, कोई बिजनेस करता है, तिजारत, को ट्रेड करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी होती है। और इसके अलावा ऐसी एक्टिविटी जिसमें गुड्स की सप्लाई किसी पर्सन को दी जाए या किसी पर्सन को सर्विस फराहम की जाए, यानी या गुड सप्लाई किया जाए या सर्विस प्रोवाइड की जाए, ये दोनों टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं। ये और बात है कि जो सेल टैक्स है वो गुड्स पे है, सर्विसेज पे नहीं है। सेल टैक्स एक्ट 1990 वो गुड्स पे है, सर्विस पे नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है कि टैक्सेबल एक्टिविटी कौन सी है। तो गुड्स सप्लाई करना भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, और इसके अलावा जो है सर्विस प्रोवाइड करना भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। ठीक है ना। और आगे वो कह रहा है ट्रेड से मिलती जुलती ऐसी सरगर्मी जो कभी कभार सरअंजाम दी जाती है। ट्रेड से वन ऑफ एडवेंचर, कोई एक ऐसी एडवेंचर है जो आप जो है ना, कोई भी एक्टिविटी की जाती है जो ट्रेड से मिलती जुलती है, मतलब बिजनेस से मिलती जुलती है, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। और इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगाज़ या ख़ात्मा पर सरअंजाम दी गई सरगर्मी टैक्सेबल एक्टिविटी है। यानी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने लगे हो, जो कमेंसमेंट होती है, यानी स्टार्ट में जैसे कंपनी है उसके कमेंसमेंट पे जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो टर्मिनेशन वाली जो एक्टिविटी है, वो जो टर्मिनेट कर रहे हो इस प्रोसेस को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो अब कौन कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी, तो कौन कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी हुई? एक खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा आपका बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या गुड का सप्लाई करना और सर्विस का सप्लाई करना, और वन ऑफ एडवेंचर, ठीक है ना, इन द नेचर ऑफ, इन कंसर्न ऑफ ट्रेड, ये हुई टैक्सेबल एक्टिविटीज़। अब कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटीज़ नहीं होती? जैसे जो एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयर के लिए जो काम कर रहा है वो भी तो कोई एक्टिविटी ही कर रहा होता है, लेकिन वो टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार नहीं होती। तो ये आपने याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट गुड्स अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990? बताओ। अब आपकी प्रेजेंटेशन है, बताएं जनाब।
ए है। कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी वो नहीं है, गुड नहीं है? तो पहला है एक्शनेबल क्लेम, और दूसरा मनी, स्टॉक, और ऑल ऑफ अबव। सोच लो, ए ही आएगा, डी आएगा। अच्छा, नीचे वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गुड अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990? एक्शनेबल claims are categorized as good, money is categorized as goods, share and securities are categorized as good। जी, आसान सा है। हाँ, डी है। एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट, वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या कहलाती है? टैक्सेबल एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टैक्सेबल एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ट्रू है? एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एम्प्लॉयर। अभी मैंने बताया जो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा होता है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ठीक है। और है एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय अ पर्सन एज अ प्राइवेट रिक्रिएशन परस्यूट। हाँ, ये पॉइंट रह गया था। ये अगर कोई पर्सन, मिसाल इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पर्सन है, उसकी अपनी गाड़ी है, वो उसे टैक्सी पे चलाता है, ठीक है ना, और वो लोगों को ले जाता है और जहाँ उन्होंने पहुँचना हो वहाँ पहुँचा देता है। लेकिन अगर किसी दिन वो वही गाड़ी जिसको वो यूज़ करता है टैक्सी के तौर पे, वो अपने घर वालों को कहीं लेके जाता है, तो उस टाइम वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है। एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय इंडिविजुअल एज प्राइवेट रिक्रिएशन परस्यूट। एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। और अगला है एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय इंडिविजुअल एज प्राइवेट रिक्रिएशन हॉबी। ये भी वही चीज़ है, तो ये सी ऑप्शन ठीक ही होगा ना। यही इकोनॉमिक ये टैक्सेबल एक्टिविटी होगी ना। सी ऑप्शन ठीक होगा या कोई और होगा? हाँ, आगे है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड मेड बाय इंपोर्टर। जो इंपोर्ट होता है ना, वो भी टैक्सेबल सप्लाई ही होती है। जो इंपोर्ट की जाती है ना चीज़ें, वो टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट नहीं होती। लेकिन जो एक्सपोर्ट होती है ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं होती, ज़ीरो रेटेड होती हैं। एग्जेम्प्ट होना और चीज़ होता है, ज़ीरो रेटेड होना और चीज़ होता है। ये अभी आएगा जब हम पढ़ रहे होंगे। ज़ीरो रेटेड और चीज़ है, एग्जेम्प्ट और चीज़ है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो आगे चलें। यहाँ पे अब है टैक्स की डेफिनेशन। टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स का मतलब है, अगर ये सेल टैक्स में वर्ड टैक्स आ रहा है तो इसका मतलब सेल टैक्स है। अगर ये टैक्स इनकम टैक्स में आ रहा है तो इसका मतलब है इनकम टैक्स है, इसका मतलब। और अगर फेडरल एक्साइज एक्ट में ये टैक्स वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है फेडरल एक्साइज एक्ट है। तो टैक्स जो है ना, अगर सेल टैक्स में आ रहा है तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? सेल टैक्स ही लिया जाएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज। जब तक कि इसके साथ कोई, किसी का मैसेज आया है सर, लास्ट एमसीक्यूज क्या आता है? लास्ट वाला ये है, नीचे आंसर भी तो दिया हुआ है। ये है सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय इंपोर्टर। इंपोर्टर जो गुड्स मंगवाता है ना, वो भी टैक्सेबल सप्लाई है, उसको भी टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। सप्लाई की बात हो रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे टैक्सेबल एक्टिविटी ना लगा देना, यहाँ सप्लाई की बात हो रही है। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड मेड बाय इंपोर्टर, जो इंपोर्टर इंपोर्ट करता है ना। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इधर एक मिनट होल्ड करो। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, टैक्स से मुराद सेल टैक्स ही होगा, जब तक कि वो बताएगा नहीं कि इनकम टैक्स की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। आपको याद हो तो एक्टिव टैक्स पेयर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था? एक्टिव टैक्स पेयर में पहला पॉइंट क्या था? उसमें यह था कि जो टैक्स पे ना करे, सिर्फ वहाँ टैक्स था, और जब उसने कहा कहना था ना इनकम टैक्स, तो उसने साथ लगाया था इनकम। ठीक है ना। और टैक्स में सिर्फ उसने टैक्स लिख दिया था, सेल टैक्स नहीं लिखा था कि सेल टैक्स किसी ने पे ना किया हो तो। अच्छा, सेल टैक्स। अब सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स मीन अ टैक्स
एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज लिमिट अंडर दिस एक्ट, यानी कोई भी टैक्स, कोई एडिशनल टैक्स, अभी टैक्स की टाइप्स हम पढ़ेंगे, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी, फीस इंपोर्ट, कुछ भी है, मतलब इस हवाले से अगर टैक्स पेयर पे कोई भी पेनल्टी लगाई जा रही है, कोई फीस लगाई जा रही है, कोई एडिशनल टैक्स लगाया जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, फर्दर टैक्स लगाया जा रहा है, कैपेसिटी टैक्स लगाया जा रहा है, जितने भी तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं टैक्स पेयर पे, जो भी अमाउंट वसूल की जा रही है ना सेल टैक्स में, उसे सेल टैक्स ही कहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो 17% जो अभी हम जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टैक्स होता है, जिसे नॉर्मल टैक्स रेट भी कहते हैं, सिर्फ वो सेल टैक्स नहीं होता, इसके अलावा कोई भी, कोई फ़ी, पेनल्टी, कुछ भी लग रहा है ना, वो सेल टैक्स ही समझा जाएगा उसको। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना जी? अच्छा, आगे है प्रोविंशियल सेल टैक्स। अब प्रोविंशियल सेल टैक्स क्या होता है? जो सूबे का अपना अपना अलग होता है, ठीक है ना, प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक हो। इसे पढ़ लेना, ये आसान से, इतनी अहम डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। प्रोविंशियल सेल टैक्स जो प्रोविंस का, हाँ, अब ये चीज़ें बहुत अहम है, ये हमने एक एक करके अच्छे से समझना है, यहाँ से MCQs भी आते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड टैक्स। टैक्स एट रेट ऑफ 17%। यह है ऐसा टैक्स जो 17% रेट पर चार्ज किया जाए, उसको स्टैंडर्ड टैक्स कहते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टैक्स कहलाता है। इसे नॉर्मल सेल टैक्स भी कहते हैं, दो नाम है। जो 17% वाला टैक्स है ना, उसको स्टैंडर्ड टैक्स और नॉर्मल सेल टैक्स कहते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से दी गई टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू का 17%, इसकी डिटेल आएगी बाद में, आएगी अभी, ठीक है ना। पाकिस्तान में दरामद की गई गुड्स की वैल्यू का 17%, यानी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ और वो है टैक्सेबल सप्लाई है, ऐसी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो टैक्सेबल ही नहीं है, वो तो केसी से बाहर निकल गई ना। ऐसी गुड जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो टैक्सेबल है, तो उस वैल्यू का जो 17% होता है ना, वो स्टैंडर्ड टैक्स होता है। और ऐसी चीज़ जो हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं और फिर उसको सेल आउट कर रहे हैं किसी भी, यानी मैन्युफैक्चरर होल सेलर को दे रहा है, तो 17% टैक्स लग रहा है, और वो टैक्सेबल सप्लाई भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो एग्जाम्प्ट हो, अंडर सेक्शन 13 के अंडर ना, वो तो है ही एग्जाम्प्ट। इसके अलावा जो टैक्सेबल सप्लाई या टैक्सेबल गुड है, उनकी सप्लाई अगर की जा रही है तो वो क्या है, वो टैक्सेबल है। तो उस टैक्सेबल सप्लाई का जो 17% जो लेते हैं ना, वो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है। और चाहे अब दोनों सूरतों में, इंपोर्ट की सूरत में भी। और इसके अलावा ये पॉइंट बहुत अहम है, ये चाहे आप ना याद रखो, ये तीसरे शेड्यूल यानी थर्ड स्केड्यूल में मखसूस की गई गुड्स की रिटेल प्राइस का 17%। थर्ड स्केड्यूल हमने पढ़े थे ना, 12 स्केड्यूल्स हैं, 1, 2, 4, 7 ओमिटेड हैं, और 3 जो स्केड्यूल है ना, थर्ड स्केड्यूल, उसमें जितनी भी गुड्स हैं मेंशन की गई हैं, वो आप जाके खोलना, उनकी जो रिटेल प्राइस है उसका 17% लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड टैक्स। और याद रख लो, जो स्टैंडर्ड टैक्स है वो कितना है, 17% है, ये याद रखना। अच्छा, आगे है फर्दर टैक्स। अब फर्दर टैक्स क्या होता है, मैं ऐसे समझा देता हूँ, उसकी उर्दू पढ़ लेना आप। अगर किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की जा रही है, ऐसा पर्सन जो पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड की लिस्ट में था लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अगर मैं मिसाल के तौर पे होल सेलर हूँ, मैं किसी रिटेलर को दे रहा हूँ, और ऐसा रिटेलर को दे रहा हूँ जिसका बिजली का बिल 6 लाख से ज़्यादा आता है एनुअल का, ठीक है ना, यानी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाता, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। अगर मैं उसे टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर उससे फर्दर टैक्स भी कलेक्ट करूँगा। एक तो 17% करूँगा, इसके अलावा 3% एक्स्ट्रा उससे चार्ज करूँगा, तो मैं टोटल उससे कितने लूँगा, 20%। हाँ, अगर मैं होल सेलर हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन को टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ कि जो पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर्ड की लिस्ट में ही नहीं आता। मिसाल के तौर पे उसका जो बिजली का बिल है, कोई रिटेलर है, उसका बिजली का बिल 6 लाख से कम है, तो उससे मैं सिर्फ 17% चार्ज करूंगा, क्योंकि वो पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर में आता ही नहीं है। हाँ, ऐसा पर्सन जो पर्सन लाइबल टू बी रजिस्टर में है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो मैं उससे सज़ा के तौर पे FBR की तरफ से मैं 3% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। समझ आ गया पॉइंट? क्लियर है? अच्छा, आगे है कैपेसिटी टैक्स। अच्छा, पहले मैं इसकी मिसाल देता हूँ, फिर ये आपको समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। देखें, मिसाल के तौर पे बाज़ जो कंपनीज़ है ना, वो
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम मिसाल ले लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो रॉ मटेरियल लेती है ना, वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करती है, ठीक है ना, साल के अंदर या महीने के अंदर जो भी है मिसाल। और वो उसी पीरियड में ना, साल हो या महीना हो, उसमें सिर्फ जो है ना 50 लाख की सेल करती है। असल में जो टैक्स लगता है सेल टैक्स, वो तो सप्लाई के ऊपर लगता है ना, जब वो मैन्युफैक्चरर होल सेलर को सप्लाई करेगा तो तब भी टैक्स लगेगा ना, पहले तो नहीं लगेगा। अब वो जो कंपनी है वो क्या करती है, वो 1 करोड़ का रॉ मटेरियल तो ले रही है, लेकिन जब सप्लाई करती है तो वो सिर्फ 50 लाख की कर रही है। ये जो 1 करोड़ का रॉ मटेरियल आया है, ये तो इसकी तो वैल्यू एडिशन हो के वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, और जो प्रोडक्ट ये सप्लाई कर रहा है वो सिर्फ 50 लाख के हैं, तो बाकी 50 किधर गए। जब उसका जाके स्टॉक चेक किया तो स्टॉक में सिर्फ जो है ना 10 लाख के का स्टॉक पड़ा था, बाकी 40 लाख किधर गए। तो जो वो मैन्युफैक्चरर होते हैं बाज़ औक़ात वो इस तरह चोरी करते हैं, वो अंडरग्राउंड जो है ना सप्लाई कर रहे होते हैं और टैक्स में उसे नहीं डालते, ताकि टैक्स से किसी तरह बच जाए, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है कि वो उन जो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगा दे, कि वो जितनी प्रोडक्शन करेंगे ना उन पे सेल टैक्स लगेगा, बजाय इसके कि जब वो सप्लाई करें ना अपने कंपनी से, अपनी फैक्ट्री से माल निकालें बेचने के लिए, उस पर टैक्स नहीं लगाते, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अब इसे पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अथॉरिटी है कि वो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू पर टैक्स ऐड करने के बजाय प्लांट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर सेल टैक्स ऐड कर देती है। इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों किया गया, मैंने इसकी लॉजिक आपको समझा दी है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। चलें, और ये एमसीक्यूज भी आता है कि ये जो कैपेसिटी टैक्स लगाने का अख्तियार है ये किसके पास है, एफबीआर के पास है, सीसीआईआर के पास भी नहीं है, ना सीआईआर के पास है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन भी आएगा, नेशनल असेंबली का ऑप्शन भी आएगा, तो आपने इस पे फेडरल गवर्नमेंट पे, ये एफबीआर पे क्लिक करना है। अच्छा, आगे है फिक्स्ड टैक्स। समझ आ रही है बातों की। चलो आगे है फिक्स्ड टैक्स। अब फिक्स्ड टैक्स क्या होता है, एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि वो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू पर टैक्स आयद करने की बजाय, यानी वो जो 17% है उसके आयद करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टॉलेशन पर कारोबार की नौयत के मुताबिक फ़िक्स्ड बेसिस पर टैक्स आयद करता है। मतलब उस पर टैक्स फिक्स कर देता है कि इतनी अमाउंट का इसने टैक्स देना है, रेट नहीं बता रहा, टैक्स फिक्स कर देता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है 10वें शेड्यूल के तहत ईंटों पर टैक्स फिक्स्ड टैक्स की मिसाल है। ये जो 10th स्केड्यूल है इसमें ये बताया गया है कि ये जो ईंटें नहीं बनाते, भट्ठे होते हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स बनाते हैं, ये इन पे फिक्स टैक्स है। अगर ये लाहौर रीजन में है, वहाँ पे रीजन बताए हुए, लाहौर रीजन में है, लाहौर के एरिया और इसके गिरद नवा में है, तो उस पर इतने रुपए टैक्स होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर फैसलाबाद में है तो फिर वो इतना उसके ऊपर रेट का टैक्स होगा। 1 मिनट में आपको, ठीक है ना, मैंने आपको दिखा भी दिया है। ये जो 10th स्केड्यूल है, 10th स्केड्यूल किस चीज़ से डील करेगा, एक तो ये ब्रिक्स से डील कर रहा होता है ना, ब्रिक्स, ये नाम याद रखना। और इसके ऊपर क्या होता है, फिक्स्ड टैक्स होता है, अमाउंट फिक्स होती है, रेट की नहीं बात हो रही, अमाउंट, ये देखो फिक्स्ड अमाउंट है ये। क्लियर। अब वापस चलते हैं। अच्छा, ये फिक्स्ड टैक्स हो गया। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स, ये बड़ा समझने वाला। ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग चीज़ें हैं। ये फर्दर टैक्स और चीज़ है, एक्स्ट्रा टैक्स और चीज़ है, इससे मिक्स नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे क्या, फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 से 2 में आयद होने वाले टैक्स के अलावा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के 17% तक इजाफी टैक्स चार्ज कर सकती है। अब जो एक्स्ट्रा टैक्स है, आप ये समझो कि एक गुड है उसके ऊपर ये वाला टैक्स लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे 17% लगा हुआ है, और ये अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है तो फर्दर टैक्स भी लगा हुआ है, या कैपेसिटी टैक्स लगा हुआ है, या फिक्स टैक्स लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है उस पर। इसके अलावा भी टैक्स लगा सकती है उस पर, यानी ये इनमें से कोई भी अगर उस पर टैक्स लगा हुआ है, ये भी बेशक हो पड़ा, इनके अलावा भी टैक्स लगा देती है। और ये सिर्फ अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को है, एफबीआर के पास नहीं है, ये याद रखना। ये अख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और एक बात आपने याद रखनी है कि
ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स ये कितना लगा सकती है? 50% लगा दे, 60% लगा दे? नहीं, उस टैक्सेबल गुड की वैल्यू देखी जाएगी। उसकी वैल्यू है ना 100 रुपये मिसाल के तौर पे, तो उसका 17% तक, 2% भी लगा सकते हैं, 3, 4, 5, यानी अप टू 17% तक वो टैक्स लगा सकती है। इन एडिशन टू अबव, जो ऊपर दिए हुए हैं उनके अलावा ये बात हो रही है। यानी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 से लेकर 2 तक, यानी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 सब सेक्शन, यानी सेक्शन 3 के जो 2 है ना सब सेक्शन 1 और 2, इनके इन एडिशन टू, इनके साथ, और इनमें कौन सी चीज़ें हैं? यही ऊपर वाली दी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा टैक्स है। और ये दो बातें आपने याद रखनी है, एक ये फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ अथॉरिटी है, और दूसरा सिर्फ 17% तक है। किसका 17%? वैल्यू ऑफ गुडेबल सप्लाई का 17% से ज़्यादा नहीं लगा सकती, और अप टू 17% है, फ्लैट 17% नहीं है। अच्छा, अब आगे वो बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था कि अगर बिजली का बिल जो है ना रिटेलर का आता है जनाब, वो 6 लाख से कम, 6 लाख से ज़्यादा आता है फिर तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा ना। अगर 6 लाख से कम आता है तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि जहां मंथली बिल की रकम 20,000 से एक्सीड नहीं करती, मतलब 20,000 से कम है, तो फिर कितना होगा? उस पर 5% टैक्स लगेगा, उस पर 5% टैक्स। और अगर बिजली का उसका बिल, जो रिटेलर की बात हो रही है, बिजली का उसका बिल 20,000 से ज़्यादा है, तो फिर उसका जो टैक्स है वो 7.5% लगेगा। और अगर उसका बिजली का बिल 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर तो वो उधर आ जाएगा ना, उस लाइबल टू बी रजिस्टर्ड वाली लिस्ट में आ जाएगा, वो फिर एफबीआर को दे रहा होगा। और अगर वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो बिजली के बिल के साथ टैक्स देगा। और किस सूरत में? 20,000 से कम है तो 5, और अगर 20,000 से लेकर 6,000, 1 लाख कम 6,000 तक उसका, या 6 लाख तक उसका बिजली का बिल है, तो फिर वो 7.5% के साथ टैक्स दे रहा होगा। समझ आई बात की? हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? अब ये जो है ना, यहाँ उसने लिखा है अदर देन टियर 1। टियर 1 के बारे में आपने पढ़ा था ना, टियर 1 रिटेलर, उसकी एक प्रॉपर पूरी लिस्ट थी। ये जो टियर 1 होता है, ये इसको भी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो शायद उसमें स्किप हो गया, लेकिन आपने जो स्टार्ट वाला पढ़ा होगा ना, स्टार्ट वाला जो पोर्शन मैंने आपको कहा था पढ़ लेना बाद में, जो कि आपने पहले पढ़ लिया, तो उसमें बताया हुआ है कि जो टियर 1 रिटेलर होता है इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है। अब जो रिटेलर है वो टियर 1 ना हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो बिजली का बिल है वो 6 लाख एनुअल 6 लाख से कम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे फ़र्क है। वहाँ वो कह रहा है 6 लाख एनुअल से ज़्यादा हो तो तब जो है ना वो उसमें आएगा रजिस्ट्रेशन में, लेकिन यहाँ वो कह रहा है उसका मंथली बिल 20,000 से कम हो, तो ये फिर जमा माइनस खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ मंथली बिल की बात हो रही है, वहाँ एनुअल की बात हो रही है, ये दोनों चीज़ें जहन में रखना। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों ने करवाने हैं मुझे। और जनरली सेल टैक्स इज क्या होता है? ये पहला ऑप्शन है ए। अच्छा, एड वैल्यूरम पढ़ते हैं ना, एड वैल्यूरम टैक्स मीन, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ये याद कर लो, ये 2 पॉइंट। जो सेल टैक्स होता है वो एड वैल्यूरम होता है और उसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अच्छा, आगे है रेट ऑफ सेल टैक्स अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990। जो जर्नल आपसे पूछा जाए तो वो 17% ही होता है। अब आगे है स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल टैक्स अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, 17%। टैक्स चार्ज एट द रेट ऑफ 17% अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990 इस कार्ड, उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड या नॉर्मल आर फिक्स्ड, फर्दर एक्स्ट्रा, कैपेसिटी आर रिटेल। तो ए ऑप्शन, स्टैंडर्ड और नॉर्मल दोनों कहते हैं इसे, ठीक है ना। अब आगे देखें कि सेल टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 17% अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। अब ये सेल टैक्स 17% किन किन चीज़ों पे लगता है? टैक्सेबल सप्लाई विद इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में आपने सप्लाई की है, या गुड इम्पोर्ट इनटू द पाकिस्तान, या सप्लाई ऑफ गुड गिवन इन थर्ड स्केड्यूल। अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ, इसका जवाब आएगा ऑल ऑफ अबव। यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो 17% टैक्स लग रहा है वो 3 चीज़ों पे लग रहा है, ठीक है ना। ये
टैक्सेबल सप्लाई पे जो पाकिस्तान में की जा रही है, ठीक है ना, ये टैक्सेबल सप्लाई जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। दूसरा जो गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं उन पे 17, और तीसरा जो थर्ड स्केड्यूल में जितनी भी गुड्स है ना उन पे 17%। तो ये आपने याद रखना है, ये तीनों पॉइंट ये तो लाजमी याद होना चाहिए। थर्ड स्केड्यूल आपको 2 स्केड्यूल याद अब हो जाने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी याद हो जाएंगे। थर्ड स्केड्यूल का जितने भी गुड हैं उन पे उनकी रिटेल प्राइस पे 17% लगता है, और जो 10 स्केड्यूल है वो ब्रिक्स का है और जो है ना उस पर फिक्स टैक्स है, और फिक्स टैक्स लगाने का अख्तियार FBR के पास होता है। कैपेसिटी टैक्स लगाने का अख्तियार भी FBR के पास होता है, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। और फेडरल गवर्नमेंट को फिर असम्बली में रीज़न भी बतानी पड़ती है कि ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया क्यों है, और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। हाँ, कौन सी ट्रू है? फर्दर टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स आर सिमिलर इन मीनिंग, फर्दर टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स आर डिफरेंट इन मीनिंग, फर्दर टैक्स एंड एक्स्ट्रा टैक्स आर ऑलवेज चार्ज एट द रेट ऑफ 2%, ऑल ऑफ अबव। जी बोले कौन सा? डी? हाँ बी, बी बिल्कुल ठीक है, बीटा हो गया। ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। आगे है सेल टैक्स इज चार्ज अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। अभी पढ़ा भी है ना। टैक्सेबल सप्लाई विद इन पाकिस्तान, इम्पोर्ट ऑफ गुड इनटू द पाकिस्तान, इस पे नहीं होता। अभी ये पॉइंट आ गया ना, बार बार मैं कहता था सर्विसेज पे नहीं होता, टैक्सेबल सर्विसेज विद इन पाकिस्तान, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। बोथ ए बी, इसके ऊपर इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर लगता है, लेकिन सर्विसेज पे नहीं लगता। FBR इज ऑथोराइज टू चार्ज, FBR के पास कौन कौन से ऑथोराइज करने के हैं? कैपेसिटी, एक्स्ट्रा, फिक्स्ड, ऑल ऑफ अबव। तो कौन कौन से? एक मिनट, यहाँ तो उन्होंने उसने लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है, किसी के पास असल टैक्स है, टैक्स ये वाला सेक्शन खोलो। अच्छा, FBR के पास अथॉरिटी है फिक्स टैक्स को चार्ज करने की, फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टैक्स को जाके खोलो, एक्स्ट्रा टैक्स, ये वाला MCQs गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 FBR के पास अख्तियार होते हैं, इसका अख्तियार गवर्नमेंट के पास होता है। ये मेरी वर्किंग हुई पड़ी है, इस पर मैंने निशान लगाए हुए हैं। अच्छा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज अलाउड अगेंस्ट, अब इनपुट टैक्स के बारे में बताया ही नहीं, चलो यहीं पे बताता हूँ। अब इनपुट टैक्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका था ना इस फार्मूले में। ये देखो, ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, ये इसको कहते हैं एडजस्ट करना। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल देना, यानी आउटपुट टैक्स जो आप किसी से वसूल कर रहे हो वो अमाउंट, और इनपुट टैक्स जो आपने पीछे किसी को दी होती है तो वो आप माइनस कर देते हो, जो ऊपर अमाउंट बचती है वो FBR को जमा करा देते हो, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है, ये जितने भी हमने रेट पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड, फिक्स्ड, कैपेसिटी, एक्स्ट्रा, तो अब ये आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा कि वो इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो किस किस के अगेंस्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना फिक्स्ड टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, नन ऑफ अबव, इन तीनों के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। ना फिक्स्ड टैक्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो, ये वाला फार्मूला सिर्फ अप्लाई होता है स्टैंडर्ड टैक्स के अगेंस्ट बस। ना फिक्स्ड टैक्स के अगेंस्ट होगा, ना एक्स्ट्रा, ना फर्दर। क्लियर? तो इस MCQs का आंसर नन ऑफ अबव आएगा। जो इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट होती है इस फार्मूले के मुताबिक, वो सिर्फ उस टैक्स रेट पे हो रही होती है जो 17% होता है, स्टैंडर्ड टैक्स होता है या नॉर्मल टैक्स होता है। आगे लिखा हुआ है सेल टैक्स में बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन केस ऑफ रिटेलर, रिटेलर के केस में होता है। फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू चार्ज एक्स्ट्रा टैक्स इज, क्या ऑप्शन है? अभी मैंने बार बार पढ़ा था ये ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, हाँ अप टू 17 से ज़्यादा नहीं लगा सकती, अख्तियार है लेकिन सिर्फ 17, अब ज़रूरी नहीं 17 लगाए, अप टू 17 है तो कम भी हो सकता है। चार्जिंग सेक्शन, ये MCQ बहुत ज़्यादा है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सेल टैक्स, उसे सेक्शन 3 कहते हैं। ये जो सेक्शन 3 है, अगर आप सेल टैक्स को खोलो
तो यहाँ मैं खोलता हूँ सेल टैक्स को। ये पहला चैप्टर तो हो गया ना डेफिनेशंस वगैरह का। ये आपका हो गया पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में 2 सेक्शंस हैं, एक शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट। इसमें ये बताया होता है कि ये जो टैक्स है ना ये एक्सटेंड है टू द होल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, और ये फौरी तौर पे अमल पे लाया जाएगा। और जो दूसरा सेक्शन है ना दूसरा, वो डेफिनेशंस का है, ये काफ़ी डिटेल में है, फिर उनके सब सेक्शंस हैं। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस जा रही हैं और हम इनमें से आहिस्ता आहिस्ता सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अगला जो चैप्टर है ना ये चैप्टर 2 का नाम होता है स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है ना, स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये है सेक्शन 3, ये वाला, ये सेक्शन 3 है। और इस सेक्शन को चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें उसने बताया है कि किस पे कितना रेट लगेगा, क्या क्या रेट लगेगा, यही चीज़ें बताई हुई हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं, जो थर्ड सेक्शन होता है इसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। और थर्ड सेक्शन का नाम क्या है, स्कोप ऑफ टैक्स। ये याद रखना 2 चीज़ें। तो ये एमसीक्यूज अहम है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सेल टैक्स, सेक्शन 3। द एफबीआर मे चार्ज सेल टैक्स on the basis of value of supply, on the production capacity of supply, on fixed basis, both A, B, all of above। जी कौन बता रहा है? हाँ जी, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। ई ऑल ऑफ अबव है ना। देखो एफबीआर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऑन द एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, अभी तो दिखाया नहीं था कैपेसिटी, जो कैपेसिटी टैक्स है। हाँ किधर चला गया अभी? अच्छा आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज इन लिeu ऑफ स्टैंडर्ड टैक्स। ठीक है ना, यानी इनमें से कौन सा इसकी बजाय लगाया जाएगा, स्टैंडर्ड की बजाय। ठीक है ना, इन एडिशन नहीं बता रहा, इसकी बजाय। तो फिक्स टैक्स, कैपेसिटी टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, बोथ है भी ऑल ऑफ अबव। ये आपका इम्तिहान है अब, सच्ची मानी में इम्तिहान जिसे कहते हैं ना। अब बताओ। हाँ, जहाँ लगाया जा रहा है ना स्टैंडर्ड टैक्स, और फिर कहीं फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है, तो फिर स्टैंडर्ड टैक्स नहीं है। अभी तो मैंने आपको दिखाया है 10वें स्केड्यूल में जब हम गए हैं तो वहाँ हमने वो ब्रिक्स वाला देखा है, तो वहाँ पे सिर्फ वो अमाउंट लिखी हुई थी, फिक्स्ड अमाउंट। और यहाँ वहाँ ये नहीं बताया गया था कि इसके ऊपर वो स्टैंडर्ड 17% भी लगेगा, वो नहीं लगेगा, उसकी बजाय ये लगेगा। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ। और कैपेसिटी जो टैक्स होता है ये भी स्टैंडर्ड टैक्स, या स्टैंडर्ड टैक्स लगेगा या कैपेसिटी टैक्स लगेगा, कोई एक। लेकिन आगे जाके देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज इन एडिशन टू स्टैंडर्ड टैक्स। स्टैंडर्ड टैक्स की एडिशन में लगता है, वो कौन कौन सा होता है? फिक्स्ड, वो उसकी स्टैंडर्ड की बजाय लगता है, यानी इन एडिशन टू नहीं होता। इन एडिशन मतलब दोनों लगेंगे, की बजाय इन लिeu ऑफ का मतलब होता है या ये लगेगा या ये लगेगा। तो ये जो फिक्स टैक्स होता है ये इसको रिप्लेस करता है, या ये लगेगा या स्टैंडर्ड लगेगा। और कैपेसिटी भी इसी तरह, अगर कैपेसिटी लग गया तो स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है ये इन एडिशन होता है, स्टैंडर्ड भी लगता है, अगर गवर्नमेंट के पास अख्तियार है वो एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है। और यहाँ आप ये भी बात याद रखें कि जो फर्दर टैक्स होता है वो भी इन एडिशन होता है। इसकी कॉमन सेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कि किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई की जा रही है, टैक्सेबल सप्लाई, तो उससे 20% लिया जा रहा है ना, तो उसमें 17 भी तो है, 17 तो स्टैंडर्ड है, और प्लस किया जा रहा है फर्दर टैक्स 3%। तो ये जो स्टैंडर्ड टैक्स है, स्टैंडर्ड टैक्स के साथ साथ फर्दर टैक्स भी ऐड हो सकता है और एक्स्ट्रा टैक्स भी। लेकिन फिक्स टैक्स और कैपेसिटी टैक्स अगर होगा तो फिर स्टैंडर्ड टैक्स नहीं होगा, वो इनकी जगह लगाया जाता है।
और यहाँ मैंने लिख दिया है सेक्शन 3, इसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। अच्छा, तो ये कुछ हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। पहले एक बात आप याद रख लो, जो डेबिट नोट होता है वो हमेशा बायर, जो गुड का बायर होता है ना, वो इशू करता है। क्रेडिट नोट जो होता है ना, वो हमेशा जो गुड्स का सेलर होता है ना, वो इशू करता है। ये आप याद रख लो अच्छे से, डेबिट नोट बायर, क्रेडिट नोट सेलर। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्यों जारी किया जाता है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट 10 तीन वजूहात की बिना पे जारी किया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, हो सकता है कि ऑर्डर हो गया, मतलब पैसे वगैरह वसूल कर लिए, उसके बाद सप्लाई कैंसिल हो जाती है। सप्लायर जो है, जो सेलर है, वो गुड्स सप्लाई नहीं करता। इसको पढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई की सेल टैक्स इनवाइस जारी करने के बाद, यानी सेल टैक्स इनवाइस बन गई है, ठीक है ना, सब कुछ लिख दिया गया कि इतनी गुड्स हैं, इतना उस पर टैक्स है। उसके बाद सप्लायर ये सप्लाई किसी वजह की बिना पर कैंसिल कर देता है, यानी ये सप्लायर कैंसिल कर रहा है, तो सप्लायर की इस कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट की खातिर, अब क्योंकि टैक्स तो लग गया होता है ना, टैक्स तो कलेक्ट हो गया होता है, इनवाइस जनरेट हो गई होती है, मे बी इन्होंने टैक्स दे भी दिया हो, ठीक है ना, तो उसकी खातिर उस इनवाइस को फाड़ने की बजाय उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। उस एडजस्टमेंट की खातिर सेल टैक्स एक्ट 1990 ने 2 दस्तावेज मुतारफ़ करवाए हैं, जिनमें से एक को डेबिट नोट और दूसरी को क्रेडिट नोट कहा जाता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को बाज़ औक़ात सेल टैक्स रिकॉर्ड का हिस्सा भी समझा जाता है। मसलन कैंसिलेशन या रिटर्न के रस्मी सबूत के लिए भी इनमें से कोई दस्तावेज़ तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब ये देखें इसकी अहमियत क्यों होती है। मिसाल के तौर पे सप्लायर ने टैक्सेबल रिगार्डिंग सप्लायर ने जो सप्लाई की है, इनवाइस तो जनरेट कर दी है, लेकिन उसके बाद सप्लाई नहीं की, तो लेकिन इनवाइस में तो लिखा हुआ आ गया ना टैक्स, तो एफबीआर कहेगा ये इनवाइस में लिखा हुआ है तो आप मुझे दो ये पैसे। लेकिन फिर उसकी एडजस्टमेंट की खातिर ये नोट बनाए जाते हैं ताकि वो बताया जा सके सबूत के तौर पे कि ये जो टैक्स है एक्चुअल में मुझे कलेक्ट ही नहीं हुआ, मैंने जो सप्लाई है वो कैंसिल कर दी थी। तो इसी की खातिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाए जाते हैं। ये तो थी पहली वजह कि कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई कैंसिल हो रही है सप्लायर की तरफ से, तो या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, अभी जाकर पढ़ेंगे कौन सा इशू होगा। तो एक ये वजह होती है डेबिट या क्रेडिट नोट के इशू होने की। दूसरी क्या वजह होती है? रिटर्न ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का वसूल करंदा यानी जो बायर होता है किसी वजह की बिना पर सप्लाई वापस कर देता है, ठीक है ना। तो इस रिटर्न की एडजस्टमेंट की खातिर सेल टैक्स एक्ट 1990 ने 2 दस्तावेज मुतारफ़ करवाई हैं, जिनमें से एक को डेबिट नोट और दूसरी को क्रेडिट नोट कहते हैं। यानी बायर ने कोई गुड्स को रिटर्न कर दिया। अब जो गुड रिटर्न किए हैं उसकी जो टैक्स था, टैक्स तो उसने पे कर दिया होगा या टैक्स पे करना होगा अगर उधार पे लिया है, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट की खातिर ये एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया जाता है कि भाई मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, इतना बनता है, तो उसकी एडजस्टमेंट की खातिर ये डेबिट या क्रेडिट नोट को इशू किया जाता है। अब चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ऐसा हो सकता है कि टैक्स इनवाइस जारी होने के बाद, टैक्स इनवाइस में लिखा हुआ आ गया, सप्लाई की वैल्यू में तब्दीली मकसूद हो, तो इसकी एडजस्टमेंट की खातिर सेल टैक्स एक्ट ने 2 दस्तावेज मुतारफ़ करवाए हैं, जिनमें से एक को डेबिट नोट और दूसरे को क्रेडिट नोट कहा जाता है। अब आप ये देखें, यहाँ 3 ये वजूहात आपने याद रखनी है, सिर्फ इनकी हेडिंग ही याद रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट नोट क्यों जारी किया जाता है। कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई अगर हो, रिटर्न ऑफ सप्लाई हो, या चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, तो ये 3 वजूहात होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कौन जारी करता है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आप इसको सुने और फिर याद हो जाएगा फ़ौरन आपको। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर कर लें, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है। नॉन रजिस्टर्ड जो पर्सन है ना, वो इशू नहीं कर सकता। जिसने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई वो ना डेबिट नोट इशू कर सकता है ना क्रेडिट नोट। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं। सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करेगा। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टैक्स इनवाइस, पीछे अगर जाएँ तो टैक्स इनवाइस ही जनरेट नहीं कर सकता ना। वो जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उसको इख्तियार ही नहीं है कि वो टैक्स इनवाइस जनरेट करे।
ना वो टैक्स इनवाइस जनरेट कर सकता है और ना ही वो डेबिट और क्रेडिट नोट जारी कर सकता है। अच्छा, मज़ीद सवाल ये सामने आता है कि सप्लायर जारी करेगा या बायर। इसकी वजाहत दर्ज है 3 सूरतों में है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन, जो पहली केस थी, इन द केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, इसको पढ़ते हैं। कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट के लिए बायर डेबिट नोट जारी करेगा, यानी अगर गुड्स को सेलर ने टैक्स इनवाइस बनाने के बाद कैंसिल कर दिया है तो बायर उसका एक डेबिट नोट जारी करेगा। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था, याद रखना, बायर जो है ना वो डेबिट नोट जारी करता है। तो बायर एक डेबिट नोट को जारी करेगा किस सूरत में? इन कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई की सूरत में। अगर बायर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है कि बायर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हो तो वो डेबिट नोट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड होता है वो डेबिट नोट जारी नहीं कर सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन डेबिट और क्रेडिट नोट में से कोई भी जारी नहीं कर सकता। बायर के नॉन रजिस्टर्ड होने के बाद कैंसिलेशन की एडजस्टमेंट के लिए सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। अब दो, एक सप्लायर था एक बायर था। बायर तो कर नहीं सकता, वो तो नॉन रजिस्टर्ड है। अब जो सप्लायर होगा वो डेबिट नोट नहीं इशू करेगा, क्योंकि सप्लायर का काम है क्रेडिट नोट इशू करना, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है। इन रिटर्न ऑफ सप्लाई, अगर सप्लायर रिटर्न होती हैं तब क्या होगा? यानी सर रिटर्न कौन करेगा? हमेशा बायर सेलर को रिटर्न करता है ना, बायर सप्लायर को गुड्स को रिटर्न करता है। रिटर्न ऑफ सप्लाई के एडजस्टमेंट के लिए बायर डेबिट नोट जारी करेगा। अगर ये भी उसी तरह, अगर बायर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर वो डेबिट नोट जारी नहीं कर सकता, तो फिर सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। यानी इन दोनों केसों में, अगली केस में ज़रा मुख्तलिफ है, इन दोनों केसेस में जो पहली जिम्मेदारी आती है वो बायर के ऊपर आती है। बायर डेबिट नोट दे। अगर बायर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फिर सेलर या सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। ये दो सूरतों में। अब जो तीसरी सूरत होती है, इन केस ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई की सूरत में सप्लायर डेबिट नोट जारी करेगा। अब ये वो वाहिद पॉइंट है कि जहां सेलर डेबिट नोट दे सकता है। अदरवाइज आपने जर्नल तौर पे ये याद रखना है, हमेशा बायर जो होता है वो डेबिट नोट जारी करता है और जो सप्लायर होता है वो क्रेडिट। लेकिन अगर वैल्यू में चेंज आ गया, वैल्यू में चेंज आया है और वो इंक्रीज़ हुई है, तो फिर सप्लायर के पास ये अख्तियार है कि वो डेबिट नोट जारी कर सकता है। और अगर वैल्यू डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ है तो फिर सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करेगा। अब आपने ये गौर किया कि इन केस ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लायर, यहाँ पे जो बायर होता है वो डेबिट नोट इशू ही नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ अख्तियार, पहला और आखिरी अख्तियार सिर्फ सप्लायर के पास होता है। और उसमें भी दो सूरतें हैं, अगर वैल्यू में इंक्रीज़ आ रहा है, अगर वैल्यू में इंक्रीज़ हो गया तो फिर सप्लायर डेबिट नोट देगा, और अगर वैल्यू में डिक्रीज़ आ गया तो फिर सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। आपने गौर किया कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई की सूरत में सप्लायर ही डेबिट या क्रेडिट नोट जारी करेगा। तो ये आगे उसने खुलासा किया हुआ है, यही बातें दोबारा बताई हुई है। अब इसके MCQ सॉल्व करने हैं, तो रेडी रहें। आइडेंटिफाई द केस वेयर द डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इज इशूड। बताएं। जी सो गए हैं क्या सब? हाँ, ये तीनों केसेस हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द केस वेयर द डेबिट नोट इज इशूड बाय बायर। गौर से बताना, आइडेंटिफाई द केस वेयर डेबिट नोट इज इशूड बाय बायर। रजिस्टर्ड सप्लायर कैंसल्ड हिज सप्लाई, गुड रिटर्न बाय, हाँ डी दोनों। ये जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू जब भी चेंज होगी सिर्फ सप्लायर इशू करेगा, और वो डेबिट होगा या क्रेडिट वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आइडेंटिफाई द केस वेयर द डेबिट नोट इज इशूड बाय सप्लायर। बताएं। हाँ जी बिल्कुल, इंक्रीज इन द, सिर्फ एक केस है कि जब वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो तो फिर सप्लायर को ये इख्तियार मिल जाता है तो कि वो डेबिट नोट इशू करे। अच्छा, आगे है सप्लायर शैल इशू क्रेडिट नोट। बताएं। सप्लायर शैल इशू क्रेडिट नोट। बायर इज नॉन रजिस्टर्ड,
to give adjustment of decrease in the value of supply, to give adjustment in the increase of the value of supply, both A B all of above. हाँ ए बी बिल्कुल, जब बायर नॉन रजिस्टर्ड है तो फिर सप्लायर क्रेडिट नोट देगा, और अगर वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो तब वो क्रेडिट, अगर इंक्रीज आ रहा है तो फिर तो डेबिट नोट देता है वो। अच्छा, डेबिट नोट में डिक्रीज और इंक्रीज द आउटपुट टैक्स, ये असल में आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ही हो रही होती है ना, ये जो मैंने आपको सिखाया था, इसी एडजस्टमेंट की खातिर कि भाई ये इतना टैक्स नहीं बनता क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गई थी, गुड्स कैंसिल हो गई थी, वैल्यू ऑफ जो गुड्स है वो चेंज हो गई थी, इसी की खातिर तो कर रहे होते हैं ना, आउटपुट और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट की खातिर, कि यहाँ हम जो है ना सही तौर पे आइडेंटिफाई कर सकें कि दर हकीकत टैक्स है कितना हमारा। तो डेबिट नोट है, जो डेबिट नोट है वो डिक्रीज, उसकी वजह से आउटपुट जो टैक्स होता है वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन क्रेडिट नोट की सूरत में सिर्फ आउटपुट टैक्स डिक्रीज ही होता है, ये पॉइंट बहुत अहम है। ये मैं फेसबुक पे देख रहा था तो बच्चों ने ये लगाए होते हैं काफ़ी, तो शायद ये इम्पोर्टेंट है तो इस वजह से वो बार बार लगाते हैं, याद कर लो। डेबिट नोट से आउटपुट टैक्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज, दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन जो क्रेडिट नोट है उसकी वजह से सिर्फ डिक्रीज आता है, इंक्रीज नहीं आता। ठीक है ना, अहम पॉइंट, क्रेडिट नोट हमेशा सप्लायर ही जारी करता है, सादा लफ्ज़ों में बायर कभी भी क्रेडिट नोट जारी नहीं कर सकता। लेकिन जो जो डेबिट नोट है वो सप्लायर भी कर सकता है और बायर भी कर सकता है, वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि क्या हो रहा है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, बताएं इसका क्या आंसर है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट always adjusted against input, always adjusted against output. There these may be adjusted against input or output, only adjusted against input। ये हमेशा की वजह से इनका डिक्री टैक्स में। अच्छा, इन केस ऑफ चेंज, अब ये जो है ना, ये जो 3 MCQs है ना, ये अभी जो टॉपिक पढ़े से उससे रेलिवेंट है, तो वो कर लेते हैं फिर इधर वापस आ जाएंगे, ये वाले MCQ सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ये समझ आया। ये अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये वही चीज़ें बताई हुई हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये भी सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ सिर्फ वो ये बता रहा है कि जो आपकी वो होती है ना, ये आसान से है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इसका कॉन्टेक्ट है, नहीं है। अच्छा, ये पढ़ते हैं, अब नया टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद अपना क्लोज करते हैं।
अच्छा, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। अच्छा, अब अपना करते हैं नया टॉपिक, चेंज इन रेट ऑफ सेल टैक्स एंड इट्स इम्पैक्ट। पहले हेडिंग को समझते हैं। अगर सेल टैक्स का रेट चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं आज सप्लाई कर रहा हूँ और थोड़ी नहीं हो रही शो। अच्छा, वो तो भूल गया था शो करना। अब हो रही है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन रेट ऑफ सेल टैक्स एंड इट्स इम्पैक्ट। पहले इस हेडिंग को समझते हैं कि ये हेडिंग क्या है। कि फ़र्ज़ करें कि रेट में अगर चेंज हो जाए, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और उसके रेट में चेंज हो जाए तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें वो बाद वाला रेट अपनाना है या जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला रेट अपनाएंगे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है तो फिर उस सूरत में क्या होगा। एक्सपोर्ट को तो वैसे ये डील नहीं करता सेल टैक्स, ये सेल टैक्स टैक्सेबल सप्लाई और इंपोर्ट को डील करता है बस। तो हम इसे पहले समझना शुरू करते हैं। आसान से टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, द रेट ऑफ टैक्स शैल बी रेट फॉर टैक्सेबल सप्लाई। यानी टैक्सेबल सप्लाई ऐसी सप्लाई जो आप अपनी कंट्री में कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए। द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। यानी ऐसी सप्लाई जो आप अपने कंट्री में कर रहे हो तो जिस टाइम वो सप्लाई कर रहे हो ना, उस वक्त जो रेट होगा वही रेट लगेगा। और आपका जो आपने जो टैक्सेबल सप्लाई की है उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद रेट चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई या कोई और मसला है, आप क्योंकि सप्लाई कर चुके हो तो उस वक्त उस टाइम पे जो रेट था वही रेट एप्लीकेबल होगा आपके लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है, ये पहला पॉइंट ना बिल्कुल आसान है। टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त जो रेट होता है वही रेट लगता है, ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए। लेकिन जो इंपोर्ट के लिए है ना, उसके लिए थोड़ी गड़बड़ होती है, उसे समझते हैं इंपोर्ट्स के लिए। एक मिनट, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखें, लोकल सप्लाई के केस में सेल टैक्स रेट तब्दील हो जाए तो जिस वक्त सप्लाई दी गई है उस वक्त राइज सेल टैक्स रेट अप्लाई होगा। सादा लफ्ज़ों में जो है ना, रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब इंपोर्ट के केस में जिस तारीख को गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है, पहले मैं गुड डिक्लेरेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। गुड डिक्लेरेशन, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने गुड्स मंगवाई हैं, इंपोर्ट की हैं, तो उस एक ऐसा पेपर होता है जिसमें गुड के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। इस कौन सी गुड मंगवाई है, कितनी गुड्स मंगवाई हैं, गाड़ी मंगवाई है तो कौन सी गाड़ी मंगवाई है, कितनी गाड़ियाँ मंगवाई हैं, एक गाड़ी की कितनी प्राइस है, ये सारी चीज़ें गुड डिक्लेरेशन में लिखी होती हैं। अब जो भी इंपोर्ट करता है ना, वो गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट करता है। अब हमने पढ़ना ये है कि इंपोर्ट के केस में जिस तारीख को गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है, इस तारीख पर राइज रेट अप्लाई होगा। अभी आगे चलें, थोड़ी सी गड़बड़ी आती है, फिर इसको दोबारा इसका खुलासा भी करेंगे। जब गुड डिक्लेरेशन सवारी यानी वो कन्वीनियंस जिस पर माल आ रहा हो, इसकी आमद से पहले ही क्लियरेंस के लिए पेश कर दिया जाए तो उस सूरत में उस तारीख का रेट आयद होगा जिस दिन जो है ना मैनिफेस्ट ऑफ कन्वीनियंस को डिलीवर किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, उसे ये समझते हैं। देखें, आपकी जो गुड है वो मुल्क के अंदर आ गई है, मुल्क के अंदर दाखिल हो गई है, जो वेयर हाउस है, गवर्नमेंट का वेयर हाउस वहाँ पड़ी है, और अब आपने गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट करनी है किसको, जो कस्टम वाले बैठे होते हैं या किसी को भी, ठीक है ना। गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस के लिए दे रहे हैं, जब वहाँ से क्लियरेंस हो जाएगी तो फिर आपको वो वेयर हाउस से गुड भी मिल जाएगी। अब केस ये है कि गुड जब आपकी कंट्री में आ चुकी है, वेयर हाउस में पड़ी है, उस वक्त आप जीडी से कहते हैं जीडी, आप जीडी प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस वक्त उस टाइम पे जब आप जीडी प्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम पे जो रेट होगा ना वो रेट लगेगा। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने जीडी पहले प्रेजेंट कर दिया है,
लेकिन आपकी जो चीज़ है ना वो बहरी जहाज़ से अभी आई नहीं है, पहुंची नहीं है मुल्क के अंदर, अभी वो आ रही है। तो जीडी आपने पहले पेश कर दिया है, तो रेट कौन सा लगेगा? रेट वो लगेगा जब आपकी गुड पहुंच आएगी और आपको डिलीवर होगी, उस वक्त का रेट लगेगा। हो सकता है वो 1 महीने बाद पहुंचे आपकी गाड़ी, 2 महीने बाद पहुंचे या 3 दिन बाद पहुंचे, तो उस वक्त अगर रेट चेंज हो जाता है तो जो रेट उस वक्त एप्लीकेबल होगा वो रेट लगेगा। जीडी जिस दिन पेश की है वो नहीं लगेगा। मैं फिर इसको कंक्लूड करता हूँ। अगर गाड़ी इंपोर्ट की गई है, गाड़ी की गई है या कोई भी इंपोर्ट की गई है और वो गुड जो है मुल्क के अंदर आ गई है, पहुंच आई है, वेयर हाउस में पड़ी है, आपने जीडी दिया, प्रेजेंट किया क्लियरेंस के लिए, उस जीडी की प्रेजेंटेशन के वक्त जो रेट था वही रेट लगेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप जीडी पहले एडवांस में कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो क्लियरेंस के लिए, लेकिन गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट वो आपके मुल्क में दाखिल नहीं हुआ, अभी पीछे सफ़र में है। तो जब वो आ जाएगा और आपको गुड डिलीवर की जाएगी, उस वक्त जो रेट होगा ना वो फिर रेट लगेगा, टैक्स रेट। क्लियर है? जहां अब ये लिखा हुआ है, जहां गुड डिक्लेरेशन की प्रेजेंट करने के 7 दिन के दौरान सेल टैक्स की पेमेंट ना की जाए तो जिस दिन टैक्स अदा किया जाएगा इस दिन का टैक्स रेट आयद होगा। अब इसको ये समझते हैं कि जीडी प्रेजेंट हुई, दोनों ऊपर दोनों केसेस में से जो भी सूरत हाल थी, आप पे टैक्स लग गया, आपको बता दिया गया कि आपका ये जनाब आपने ये फ़लाँ चीज़ मंगवाई है, इतनी मंगवाई है, आप पे इतना टैक्स लगता है, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए आप पे टैक्स लगता है, सेल टैक्स टोटल करके, ठीक है ना। अब वो आपको टाइम दिया जाता है 7 दिन का, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर तो पे कर दिया तो कर दिया। अगर 7 दिन के बाद आप जा रहे हैं और टैक्स रेट इतने में चेंज हो चुका है, 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स रेट चेंज हुआ है, असेंबली में बिल पास हुआ है तो टैक्स रेट चेंज हुआ है, फिर 7 दिन के बाद जो आप पे करेंगे ना फिर वो नया टैक्स होगा, नया रेट होगा। 7 दिन के अंदर अंदर कर देते हैं तो वही पुराना टैक्स होगा, टैक्स रेट होगा कि जिस पे आपका जो जीडी है वो क्लियर हुआ था। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके बाद है सेल टैक्स रेट। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आखिरी पॉइंट है सेल टैक्स रेट में चेंज की सूरत में चेंज से पहले और चेंज के बाद दोनों पीरियड्स की सेपरेट रिटर्न जमा करवाई जाएगी। यानी कोई ऐसा गुड है, कुछ गुड्स आप पहले परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कुछ बाद में, टैक्स रेट चेंज होने से पहले और बाद, कुछ पहले आपने सप्लाई कर दिए, कुछ बाद में, तो पहले कुछ और रेट था, बाद में कुछ और रेट है, तो दोनों की सेपरेट रिटर्न बनेगी। ये नहीं है सेम नहीं बनेगी, दोनों की सेपरेट रिटर्न होगी। पहले में भी रेट कम हो फिर बढ़ गया हो, या पहले बढ़ गया हो बाद में कम हो, तो उसकी सेपरेट रिटर्न आपको जमा करानी होगी। अब इसको मैं इसको कंक्लूड करता हूँ और फिर अगले टॉपिक के पास जाते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा, एक उसका भी नहीं है, पेज का भी नहीं है, आधे पेज का। हेडिंग ये थी कि चेंज इन द रेट ऑफ सेल टैक्स। सबसे पहले ये तो बहुत आसान है कि पाकिस्तान में अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई हो रही है तो इसका ये मतलब है कि वो जो जिस टाइम वो सप्लाई हो रही है तो उस टाइम का रेट लगेगा। लेकिन अगर गुड इंपोर्ट हो रही है तो फिर उसमें दो केसेस होती हैं। गुड आपके मुल्क में दाखिल हो गई है, मुल्क में दाखिल यानी मुल्क के अंदर आ गई है, और उस टाइम आप जीडी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस टाइम आप जीडी दे रहे हैं, गुड डिक्लेरेशन प्रेजेंट, उस वक्त जो रेट होगा वही रेट लगेगा। लेकिन अगर मुल्क में आपकी गाड़ी या कोई भी गुड है वो दाखिल नहीं हुई, आप एडवांस में जीडी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आपको गुड मिलेगी उस वक्त जो रेट होगा ना, उस टाइम पे वो रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। और आगे है इस पॉइंट में क्या है कि वो जो भी आपका टैक्स बना है वो 7 दिन के अंदर अंदर आपने अदा करना है। ये सिर्फ इंपोर्ट की सूरत में बता रहे हैं आपको, टैक्सेबल सप्लाई नहीं। अगर इंपोर्ट कर रहे हो, ये हर जगह अप्लाई ना कर देना 7 दिन वाली बात, और जीडी सिर्फ इंपोर्ट के केस में बनती है। और ये अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप वो टैक्स पे कर देते हो, इंपोर्ट वाला जो आप पे लगा था, तो फिर तो ठीक है। अगर 7 दिन के बाद पे करते हो और रेट चेंज हो चुका है तो फिर वो नया रेट लगेगा। और अगर रेट में चेंज आ गया तो पहले वाले टैक्स की अमाउंट और बाद वाले टैक्स की अमाउंट दोनों के रिटर्न अलग अलग बनेंगे।
तो ये था लुबे लुबाब। आगे वाला टॉपिक बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। हेडिंग क्या बताती है? सेक्शन 6 है, ये कहता है टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। टाइम मतलब किस टाइम पेमेंट करनी है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, जहाँ ये सेल टैक्स की ट्रीटमेंट आती है ना, इसमें दो आती हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट पे लग रहा होता है और टैक्सेबल सप्लाई पे लग रहा होता है, तो ये दोनों चीज़ें वो साथ लेके चलता है। एक इंपोर्ट की भी बात करता है और दूसरा टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाई हम अपने कंट्री में कर रहे होते हैं, इंपोर्ट्स बाहर से कर रहे होते हैं, और इंपोर्ट पे सेल टैक्स लगता है। अच्छा, सेल टैक्स भी लगता है, ठीक है ना, सिर्फ सेल टैक्स नहीं लगता, सेल टैक्स भी लगता है, और भी लगते होंगे, कस्टम एक्ट, वो भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील करता है ना। अच्छा, अब ये है गुड इंपोर्ट। द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड इंपोर्टेड इनटू द पाकिस्तान शैल बी चार्ज एंड पेड इन द सेम मैनर एंड एट द सेम टाइम एज इफ इट वर द ड्यूटी ऑफ कस्टम पेएबल अंडर द कस्टम एक्ट 1969। यानी अगर कोई गुड इंपोर्ट हो रही हैं तो उसका जो टाइम है पे करने का और मैनर है, तरीक़ाकार क्या होगा, कहाँ पे करना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, किस बैंक में पे करना होगा। तो अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है, उस पर कोई टैक्स वगैरह लग रहा है, तो आपने क्या फॉलो करना है, कस्टम एक्ट 1969 जो तरीक़ाकार बता रहा है ना टाइम एंड मैनर के बारे में, तो आपने सेल टैक्स के मुताबिक भी उसी कस्टम एक्ट को फॉलो करना है। लेकिन अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो फिर क्या होगा, इन केस ऑफ टैक्स ड्यू टू टैक्सेबल सप्लाई, टाइम ऑफ टैक्स, टाइम ऑफ पेमेंट, यानी किस टाइम पेमेंट करनी है, इट शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब आप रिटर्न को फाइल कर रहे हो वो टाइम है पेमेंट करने का। रिटर्न को जब रिटर्न फाइल की जा रही है, रिटर्न मतलब कि आपकी ये सारी कैलकुलेशन बन गई और आप जो है ना उसमें FBR को बता रहे हो या उसकी वेबसाइट पे कि मेरा इतना टैक्स बनता था, जिस टाइम आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो उसी टाइम वही आपकी पेमेंट का टाइम है। अब तरीक़ाकार क्या होगा, मूड क्या होगा, मैनर क्या होगा, किस तरीके से पे करोगे, उसी वेबसाइट पे इजी पैसा कर दोगे, जैज़ कैश कर दोगे, क्या करोगे, तो इसके बारे में वो बताते हैं। इट शैल बी पेड थ्रू डिपॉजिट इन बैंक डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड, जो बोर्ड बैंक बताएगा वो उसमें जमा कराना है, या सच अदर मोड और मैनर एज स्पेसिफाइड बाय FBR यानी बोर्ड, या बोर्ड कोई भी तरीका आपको बताएगा उस तरीके को फॉलो करके आपने जो है ना वो पेमेंट करनी है। तो ये बिल्कुल आसान सा था, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। गुड इंपोर्ट हो रही हैं तो टाइम और मैनर के केस में आपने किसको फॉलो करना है, कस्टम एक्ट 1969 को। अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो टाइम क्या है, टाइम क्या है जब रिटर्न फाइल किया जा रहा है, और मोड क्या है वो बोर्ड बताएगा कि किस बैंक में जमा कराना है, कैसे कराना है, वो सब बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ले आता हूँ, ये MCQs कुछ रह गए थे। अच्छा, ये एक पॉइंट देख लूँ रह ना गया हो। अच्छा, ये लिखा हुआ है FBR में नोटिफाइड है टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल और सम क्लासेस ऑफ सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी चार्ज कलेक्टेड एंड पेड इन अदर मोड एंड मैनर। यानी FBR के पास अथॉरिटी है, वो टाइम और मैनर चेंज भी कर सकता है, वो उसके पास अख्तियार है। सेल टैक्स ने FBR को अख्तियार दिया कि वो जो मर्जी चाहे टाइम रखे या मैनर रखे कि किस तरीके से पे करना, ये FBR के पास अख्तियार है। अब यहाँ पे कुछ MCQs रह गए थे तो उसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ सेल टैक्स द रेट ऑन द डेट व्हेन, अब बताओ इसमें क्या आएगा। इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ सेल टैक्स के रेट में अगर चेंज आ गया तो फिर रेट ऑन द डेट व्हेन गुड डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस इज प्रेजेंट, the manifest of the convenience is present, actual payment of tax is made, there is a possibility of any situation। जी, ध्यान में पड़ गए हो ना। जी जी, हाँ D है बिल्कुल। देखो GD जब प्रेजेंट किया जा रहा है, या दूसरा एक हमने और केस पढ़ा था कि अगर वो मुल्क में गुड्स नहीं आई तो उस सूरत में क्या होगा, जब वो गुड डिलीवर की जाएगी, जब मैनिफेस्ट ऑफ कन्वीनियंस इज़ प्रेजेंटेड इज़ डिलीवर्ड,
तो तब, और एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स इज़ मेड, ये कहाँ से हमने उठाया है कि मिसाल के तौर पे 7 दिन में पे नहीं किया जाता टैक्स और 7 दिन के बाद पे किया जाता है, तो जब पे किया जा रहा है तो वो वाला टैक्स रेट लगेगा, और इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो डी ऑप्शन होगा। सेपरेट रिटर्न इज प्रेजेंटेड इन केस ऑफ, सेपरेट रिटर्न इज प्रेजेंटेड इन केस ऑफ, कौन सा होगा? चेंज इन द सेल टैक्स, डिसकंटिन्यूस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, गुड डिलीवर प्रेजेंटेड, तो ए ऑप्शन होगा ना। चेंज, अगर रेट में चेंज आ गया तो सेपरेट रिटर्न, पहले उसके पहले और उसके बाद जो डिफरेंट रेट लगे हुए हैं तो डिफरेंट पेमेंट करनी होगी। आगे है द रेट ऑफ टैक्स, सेल टैक्स एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ मैनिफेस्ट ऑफ कन्वीनियंस इज यूज्ड व्हेन, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, ए ऑप्शन। अगला है 11th, इन केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ सेल टैक्स, द सेल टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन डेट, when supply is made, when payment is made, when manifest of convenience is presented, in case of change in the rate of the sale tax rate applicable, ये when supply is made, जब सप्लाई की जाएगी, ये वाला जो केस होते हैं ये दूसरा, ये इम्पोर्ट वाला केस है। आगे है पेमेंट ऑफ सेल टैक्स इज मेड इनटू द ब्रांच ऑफ बैंक डेजिग्नेटेड बाय, कमिश्नर इंग्लैंड करेगा या फाइनेंस मिनिस्टर, एफ बी आर के पास अख्तियार है। इन केस ऑफ इम्पोर्ट, मैनर एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेल टैक्स इज कनेक्टेड विद कस्टम ड्यूटी, बी ऑप्शन। तो ये आज का क्लास हमारी ख़त्म हुई यहाँ पे।